गुड मॉर्निंग प्लस वन। बेटा आज हम करेंगे कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और कन्फर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किए थे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म किए थे। स्ट्रक्चर्स के फर्दर पार्ट्स कर लिए थे हमने, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देन यो टॉटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, ये ऑल है ना। उसके बाद हमने जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमने एक किया था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने कर लिया था। And then I told you that we would do confirmations and your optical isomerism. So I think optical isomerism is not here in your plus one class, but it will be it is in your plus two class, and you will learn it in your plus two. But confirmation is very important in हाइड्रोकार्बन्स में। confirmation जो है पाई जाती है। तो confirmations जो है वो हमने confirmations of hydrocarbons पढ़ना है। और ये क्या है? आइसोमरिज्म है। क्या है ये? आइसोमरिज्म। ओके, तो कन्फॉर्मेशन, कन्फर्मेशन नहीं है ये, कन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसे कि हमें पता है बेटा, हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसको हम सिलेंड्रिकल जो है वो मतलब ऑर्बिटल्स आर सिलेंड्रिकली ओवरलैप्ड टू ईच अदर्स। तो जिसकी वजह से जो रोटेशन अराउंड द दिस सिलेंड्रिकल, मतलब ये आप जो है इसको रोटेट कर सकते हो। जैसे कि आप रोटेट कर लो, जैसे आप सिलेंडर को रोटेट करते हैं वैसे हम रोटेट कर सकते हैं। बट बाय द आपको इन दैट वे आपको ये क्या करना है, एक कार्बन को फिक्स रखना है और दूसरी को रोटेट करना है। इन दिस मैनर वी द नंबर ऑफ पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स विल बी देयर। हमारे पास हाइड्रोजन्स की अराउंड द कार्बन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, इस कार्बन को जब हम रोटेट करेंगे ना, तो ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनकी पोजीशन जो है वो, सपोज ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन को हम रोटेट कर रहे हैं, इस वाली को हम रोटेट कर रहे हैं। तो जब हम रोटेट करेंगे बाय 30 डिग्री, तो हमारे पास जो पोजीशंस ऑफ दीज हाइड्रोजन्स हैं ये क्या करेंगी, डिफरेंट आएंगी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन्स ऑफ फर्स्ट कार्बन, ठीक है। तो दीज रोटेशंस अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो क्वाइट फ्री है, नॉट कम्प्लीटली फ्री बट क्वाइट फ्री है। और इसको हम जो है वो दीज रोटेशंस और डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स जो है इनको हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, या कन्फर्म्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कन्फॉर्मर्स। और दूसरा आप इनको जो है रोटेशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं और रोटेटर्स भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन क्या हुआ? डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सिंगल बॉन्ड या अबाउट द सिंगल बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स डेफिनेशन कर लेनी है और इसको मैं हम अच्छे से दोबारा समझेंगे। और कन्फॉर्मर्स, ठीक है। और क्योंकि रोटेशन होती है तो इसको रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर और रोटामर्स भी बोलते हैं, राइट। तो अब क्या है बेटा, मैंने जैसे बोला कि ये तो फ्री मूवमेंट होती है अराउंड द कार्बन, फ्री होती है बट इतनी भी फ्री नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट हिंडर्ड बाय एनर्जी बैरियर, मतलब आपको थोड़ी सी इसकी जो मूवमेंट रोटेशन ऑफ हाइड्रोजन्स हैं अराउंड द कार्बन जो है, इनको 1 से लेके 20 किलो जॉल तक जो है वो एनर्जी बैरियर मिलता है, मतलब इनको रिपल्शन मिलती है। तो इसको जो रिपल्शंस है, रिपल्सिव इंट्रैक्शंस है बिटवीन किसके, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड ऑन द एडजेसेंट कार्बन, तो उनको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं उनको, राइट। ये अब हमने जो है वो आपके सिलेबस में जो है वो है इथेन की बेटा, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, तो इसको अच्छे से कर लेना। वैसे तो मैं ब्यूटेन की भी कराऊंगी, पर वैसे उसमें लिखा हुआ है कि सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, तो इसका मतलब है आपको सीबीएसई में नहीं तो एचपी बोर्ड में भी मुझे मुश्किल ही लगता है, पर इवन देन हम जो है कर लेंगे क्योंकि मैं हमेशा से कराती आई हूँ। तो कन्फर्मेशन अराउंड द इथेन, मतलब कन्फर्मेशन ऑफ इथेन, ये आपको एज इट इज़ पेपर में आएगा, एज इट इज़, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो कन्फर्मेशन ऑफ इथेन के लिए हम पहले इथेन की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इथेन मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एक होती है सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और मैंने उस वक्त बोला था कि मैं आपको इसको बाद में कराऊंगी, तो अभी कराऊंगी क्योंकि अभी आपको ये रिक्वायर्ड भी है, तो अभी आपको जो है वो समझ भी आ जाएगी और आपको रिक्वायर्ड भी है, तो अभी हम कर लेंगे इसको रिप्रेजेंटेशन। ओके। और दूसरी आपके पास है न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, सेम मॉलिक्यूल को न्यूमैन सॉहर्स हो गया, और दूसरी आपके पास है न्यूमैन न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन। दोनों में जो है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन लिख लो, प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम सा हॉर्स के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसमें क्या है, जैसे हमें कार्बन है और जैसे इथेन की रिप्रेजेंटेशन करनी है सौ हॉर्स, तो ये कार्बन कार्बन बना ली, और इसकी हाइड्रोजन आपको पता है ये टेट्राहीड्रल है, तो टेट्राहीड्रल हमने बिल्कुल टेट्राहीड्रल बना ली। देखो ये तीन हाइड्रोजन टेट्राहीड्रल हो गई, चौथी आपकी कार्बन टेट्राहीड्रल, बिल्कुल टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है अगर आपको स्ट्रक्चर आता होगा। अब आपने जो है वो इसकी आपने जो है वो दूसरी हाइड्रोजन बनानी है, तो हमने हाइड्रोजन कैसे बना दी कि एक इस साइड को है ना, बिटवीन द इन हाइड्रोजन के बीच में, तो दूसरी आपकी ऐसे आ जाएगी और तीसरी आपके पास जो है वो ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे। तो मतलब एक यहाँ आई, एक यहाँ आई, एक यहाँ आई, इस तरह से हमने बनाई, तो इसको हम बोलते हैं सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन। तो ये सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो गई, सौ हॉर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपकी इथेन। अभी हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं सौ हॉर्स, उसके बाद हमने जो है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन करनी है, फिर उसके बाद हम इसकी जो है वो कन्फर्मेशन करेंगे। तो न्यूमन रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं बेटा, जो कार्बन है आपकी, जो कार्बन है उसको हम एक सर्कल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे करते हैं हम एक सर्कल से, तो मैं यहाँ पे अच्छा सा बना देती हूँ, जैसे ये, तो ये बना दी मैंने। ठीक है। इसमें आपके पास क्या करते हैं, अब वैसे ही ये होगी कार्बन और दूसरी कार्बन इसके पीछे है। ठीक है। तो मतलब जो सामने वाली कार्बन है वो हमें दिख रही है, और जो पीछे वाली कार्बन है वो इसके पीछे होगी। तो ठीक है। तो यहाँ से हमने जो सामने वाली कार्बन है उसकी हाइड्रोजन ऐसे दिखानी है, बिल्कुल ऐसे ट्रायंगल, उस पर ये ऐसे, इसी की जो ऊपर हमने 100 हॉर्स की उसी का ही हम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो दूसरी कार्बन की हाइड्रोजन कहाँ है, दो पहली वाली हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो ये इस तरह से हमने, बैक वाली हैं, दूर हैं, पीछे हैं, तो इनको हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन हो गई। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब हम करेंगे कन्फर्मेशन। इथेन के जब हाइड्रोजन्स को, एक कार्बन को हम रोटेट करते हैं, तो इथेन की जो हाइड्रोजन्स हैं वो दो एक्सट्रीम कन्फर्मेशंस देती हैं, जिसमें एक है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड का मतलब होता है बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल क्लियरली सेपरेटेड। तो स्टैगर्ड रिप्रेजेंटेशन या कॉन्फर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो एक कार्बन की हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन से मैक्सिमम अपार्ट होंगी। ठीक है। मैक्सिमम अपार्ट होंगी, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होंगी, एंड मिनिमम रिपल्शन होगी उनके बीच में, ऑब्वियसली है। तो इसमें अगर हम पहले करते हैं सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन से करते हैं, तो सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन से देखो ऐसे हो जाएगी इसकी, ये कार्बन है जैसे मैंने पहली बनाई वैसे ही बना देंगे हम, टेट्राहीड्रली बना दिए ये वाली। दूसरी कार्बन जो है वो अगर हमने स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बनानी है तो क्या होगी आपकी, बिल्कुल मैक्सिमम अपार्ट है ना। तो मैक्सिमम अपार्ट जो है वो, तो इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। ठीक है। ये 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 और ये है ना, दूसरी आपके पास ये आ गई। अब इसमें जो है वो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, जो दूसरे वाले की है आपके पास क्या हो जाएगी, जहाँ पे ये है तो ये इनके गैप्स में, तो गैप्स में ये यहाँ आ गया, दूसरा गैप ये आया आपके पास है ना, तो इसको यहाँ लगा देंगे, और तीसरा गैप आपके पास ये आया। तो बिल्कुल ये आपकी जो मैंने पहले भी ड्रॉ की थी वो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है। कैसी है? स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन। अब इसको ये स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बनाई मैंने सा हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। और ये जो न्यूमेन है आपकी जो मैंने पहले बनाई है, ये भी आपके पास कैसी है, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन है, तो दोनों में आप कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। रिप्रेशन ही लिखा गया, रिप्रेजेंटेशन लिखना है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ये। तो इसमें भी अगर आपने स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन बाय उसकी बनानी है तो ये हो गई,
और इसमें ये यहाँ से हाइड्रोजन ये, तो जब हम रोटेट करेंगे तो दूसरी हाइड्रोजन कैसी आएंगी मैक्सिमम, और इसको हम डैश से करेंगे तो ये आ गई आपके पास स्टैगर्ड। अब क्या है 130 का हमने देना है इसको रोटेशन, क्या देनी है 130 की रोटेशन। 130 की रोटेशन समझते हो ना आप, कि आपको जो है 30 डिग्री घटाना है, तो यहाँ रोटेट करना है। तो जैसे इस वाली को मैंने 30 डिग्री रोटेट किया, ये इस वाली को रहने देते हैं, ये फिक्स है, जो पहले वाली इसको फिक्स रहने देते हैं, ये वाली इसको 30 डिग्री रोटेट करती हूँ, तो ये 30 डिग्री रोटेट किया, इसको 30 डिग्री रोटेट किया, और इसको भी 30 डिग्री रोटेट किया, तो ये ऐसे से आ जाएंगी। तो क्या बन जाएगा ये ऐसे, और फिर आपके पास जो है वो पहले वाली तो वैसे ही है, जो ये वाली फिक्स है, एक कार्बन की हमने फिक्स रखनी है और दूसरी कार्बन की हमने जो है वो रोटेट करनी है, तो एक की हमने फिक्स करी, तो इसमें जो है वो कैसे होगा, अब हमने 30 डिग्री पे कर लिया, तो मतलब ये वाली जो हाइड्रोजन है वो कैसे पहुंच जाएगी आपके, इनको ऐसे दिखाना है, ये यहाँ बिल्कुल ऐसे पहुंच गई, मैंने रेड से कर रही हूँ इसको। तो अगर आपने ये इस हाइड्रोजन के पीछे पुरानी वाली हाइड्रोजन से इसको, मुझे रुको, अगर आप पुरानी वाली हाइड्रोजन से इसको जो है अलग करना चाहते हो, मतलब आपने आगे लिखा, वेट, ये वाली थी आपकी पुराने वाली हाइड्रोजन, जिसको हमने रोटेट नहीं किया, फिक्स्ड, और जिसको रोटेट किया देखो ऊपर वाली से, तो कहाँ आ जाएंगी, ये आ जाएगी इसके पास, इसको मैं रेड से कर लेती हूँ, ये इसके पास आ गई, ठीक है, ये इसके पास आ जाएगी। पर जैसे इस वाली को आपने आगे लिखा, तो अगली वाली भी आपने आगे ही बनानी है, ये ऐसे। तो ये आपके पास कौन सी आ गई, एक पहली थी स्टैगर्ड, ये वाली नंबर 2 है आपके पास एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड मतलब ढक दी है, अब हम ढक के बिल्कुल साथ नहीं कर सकते, तो हमने ये जो है वो थोड़ी सी साइड में लगाई है, पर हैं ये इकट्ठी हैं। तो ये आपके पास कौन सी कन्फर्मेशन है, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स मतलब एक्लिप्स समझते हैं ना, सोलर एक्लिप्स, ढक देना, तो ये इसकी कैसी है, एक्लिप्स कॉन्फर्मेशन। तो ये, और अगर हमने इसकी बनानी है, क्या नाम लेते हैं उसकी, 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में बनानी है, तो 100 हॉर्स में हमारे पास ऐसे बनेगी। पहली वाली तो आपने ये फिक्स रखी, इसको एज इट इज ही बनाना है, और जब आपने इनको जो है रोटेशन देनी है, किस किस की, ये वाली जो है आपकी, ये वाली जो है वो कहाँ पहुँच जाएगी, इसके पास, यहाँ मतलब इस वाली हाइड्रोजन की पोजीशन वहाँ हो जाएगी, जैसे जहाँ पे इसकी है, ठीक है। तो आपने वैसे ही साथ साथ बनानी है, ये यहाँ नहीं बनानी है, रुक जो बाद में बनाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये जो पोजीशन इसकी है वही पोजीशन आपने बना देनी है, मतलब ये ढक रही है एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो है वो हमारे पास क्या आ गई है कंफर्मेशन, ये हमने 100 हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में कर दिया, ये हमने न्यूमन में कर दिया। अब 100 हॉर्स में देखिए, जो पोजीशन आपके रेड वाली हाइड्रोजन्स की हैं, वो सेम पोजीशन अगर आपको इनको उठाएंगे और उसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल ढक देगी। तो इस तरह से ही आपके पास कौन सी होगी, एक्लिप्स कन्फर्मेशन। और जो इथेन है, ये दो ही कन्फर्मेशन जो है वो शो करता है। उसके बाद आप कोशिश कर लो, बिल्कुल आपकी वही आ जाएगी, मतलब आप इसको 30 डिग्री रोटेट करोगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, ये 30 डिग्री तो बीच में, तो बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए इसको जो इसकी जो है दो ही एक्सट्रीम जो है शो करता है। अगली आपके पास है, और इसमें हाँ, इसमें हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन करना है, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है ये रिलेटिव, यही करना आपने जो अच्छे से, बाकी दूसरा कर लेना कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटिव स्टेबिलिटीज, स्टेबिलिटीज ऑफ इथेन, इथेन, relative stability of ethane's conformations, या conformation of ethane's conformations of ethane। अरे बेटा, मैंने ना सारा पढ़ा दिया और ये ऑफ ही था, अब मैं भूल गई
कि कहाँ से पढ़ाया था। चलो मैं यहाँ जैसे से करती हूँ बेटा, ये मैंने पता नहीं अब कितना पढ़ाया था कितना नहीं, मुझे भूल गया, बीच में फ़ोन आ गया था। तो अब छोड़ो परे। अब यहाँ से देखो ये आपके पास स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड हो गया था शायद। अब देखो ब्यूटेन, कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन की कन्फर्मेशन में आपने बच्चे क्या करना है, सी 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 ये ब्यूटेन है, इसमें 4 आपके पास कार्बन्स हैं, तो इसको सेंटर से, जहाँ मैंने ये लाइन लगाई है, सेंटर से आपने जो है इसको सेपरेट कर देना है। और रोटेशन होगी मतलब अराउंड द सेंटर, उसके सराउंडिंग, इन कार्बन के सराउंडिंग देखना है कि क्या क्या है। तो 2 हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ये ऐसे करके। फिर इसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो हमने जो इसके स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो न्यूमन प्रोजेक्शन में बनाने हैं। तो क्या है, अब हमने फर्स्ट डायग्राम बनाई है जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम में देखो आप, मैंने क्या लिया कि जो बल्कि ग्रुप है वो बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर है ना। तो इसको हम एंटी नाम देते हैं, इसका कोई स्टैगर्ड नहीं आएगा, इसका क्या नाम आएगा, एंटी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्फर्मेशन आ गए हैं। अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पे तो वो आपको दिख रही हैं। उसके बाद आपके पास बेटा ये जो है वो एक्लिप्स्ड, फिर इसमें जो है जब आपने 60 डिग्री की रोटेशन दी तो क्या होगा, मैंने यहाँ एरो लगाए हैं कि यहाँ गए, तो आपके पास क्या होगा, मिथाइल हाइड्रोजन एक मिथाइल के पास पहुँच गई, ऐसे ऐसे ये एक दूसरे के पहुँच गए, इसको हमने एक्लिप्स्ड बोला। उसके बाद फिर से मैंने 60 डिग्री की रोटेशन दी तो हमारे पास क्या हुआ कि जो आपका मिथाइल है, मतलब ये जो मिथाइल है वो सेंटर में आ गया, तो इस तरह से आ गए, तो ये स्क्यू, इसको हम स्क्यू बोलते हैं। और गॉची मतलब कि जब आपके पास वो कैसे हों, स्टैगर्ड की तरह हों, बट आपके पास जो बल्कि ग्रुप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो, तो उन सारी डायग्राम्स को हम स्क्यू बोलते हैं। ये थर्ड डायग्राम हो गई आपके पास। जब हमने इसको दोबारा से 60 डिग्री रोटेशन दी तो क्या हो गया, हमारे पास बल्कि ग्रुप इकट्ठे हो गए, और जो लाइट ग्रुप है वो तो हाइड्रोजन तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा नंबर में है, तो वो तो नेचुरली हाइड्रोजन होंगी अदर। तो इसको बोला फुली एक्लिप्स्ड। सेकेंड डायग्राम को हमने बोला एक्लिप्स्ड, क्योंकि उसमें ढका तो है पर पूरी तरह से नहीं ढका है, क्योंकि मिथाइल बल्कि है, तो मिथाइल जो है पूरी तरह से नहीं ढक सकता। एक मिथाइल को हम समझ सकते हैं कि उसने हाइड्रोजन ढक दी, पर एक मिथाइल के ऊपर तो हाइड्रोजन है तो वो उसको नहीं ढक पाता, तो उसको एक्लिप्स्ड बोला। पर ये वाला डायग्राम जो आपका फोर्थ है, इसमें आपके पास सारे के सारी जो है वो कैसी हैं, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, इथाइल हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, तो ये बल्कि ग्रुप के ऊपर बल्कि ग्रुप है, तो इसको फुली एक्लिप्स्ड बोलेंगे। उसके बाद फिर से 60 डिग्री की रोटेशन देंगे तो बिल्कुल डिटो आ जाएगा आपके पास, थर्ड की तरह ही आ जाएगा। किसकी तरह आ जाएगा, थर्ड की तरह। इसको नंबर 5 दिया। इसको फिर से क्यू और गॉची बोला, और जब इसको फिर से हम 60 डिग्री की रोटेशन देंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा, एक्लिप्स्ड आ जाएगा। डायग्राम नंबर आपके सेकंड की तरह मैच करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें हम जो है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फर्मेशंस ऑफ ब्यूटेन की करेंगे बेटा, जिसमें आपने देखा कि जिसमें मैक्सिमम अपार्ट है, कौन है मैक्सिमम अपार्ट, एंटी में। एंटी में क्योंकि बल्कि ग्रुप बिल्कुल अपोजिट है टू ईच अदर, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मैक्सिमम स्टेबल, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। उसके बाद स्क्यू देखो, स्क्यू में क्या है, हैं तो अपार्ट हैं बट नॉट दैट अपार्ट, मतलब मीन्स कि बल्कि ग्रुप्स आर ओनली 60 डिग्री एंगल्स पे जो है प्रेजेंट हैं, तो इसको जो है स्क्यू नाम दिया, तो स्क्यू उससे कम हुआ। एक्लिप्स में देखो कि उन्होंने ढका है तो वो उससे कम स्टेबल होगा, उनमें रिपल्शन ज़्यादा होगी, और फुली एक्लिप्स में जो है रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया है। इधर को आपके पास जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो जाएंगी, डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास क्या हो जाएगा, एंटी, अब इस एनर्जी देखने कैसे, एंटी की सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर उसके बाद जो है उस आपके पास एक्लिप्स्ड जो है वो एंटी से अनस्टेबल है, और स्क्यू से भी ज़्यादा से भी अनस्टेबल है, मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये 16 डिग्री का जो है डिफरेंस है आपका एंटी और स्क्यू में, ठीक है। और स्क्यू और एंटी और एक्लिप्स्ड में 16 डिग्री 16 किलो जॉल्स पर मोल का डिफरेंस है एनर्जी का, और स्क्यू एंड एंटी में 30.8 किलो जॉल्स पर मोल एनर्जी का डिफरेंस है। अब आपको पता है फुल एक्लिप्स जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है, तो उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी, और उसमें जो है वो एंटी और फुल एक्लिप्स में जो है 19 किलो जॉल्स एनर्जी का डिफरेंस है, और अगर हम एक्लिप्स की बात करेंगे तो उसमें 3 किलो जॉल्स एनर्जी का डिफरेंस है। उसके बाद फिर से वो स्क्यू में फिफ्थ डायग्राम रिपीट हो रही है, जहाँ पे बेटे मैंने लिखा है बेटा NT1 है ना, एक्लिप्स 2, यहाँ पे आप इनकी डायग्राम्स बना सकते हो, और अगर पेपर में आता है, अदरवाइज आपको आइडिया आना चाहिए कि ये क्या है, इसमें क्या है, ठीक है। आगे आपके पास है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन की केमिस्ट्री बेटा, एल्कीन आपको पता है डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड है तो हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगी उसमें डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच में बनता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इनको मैं नहीं बोलूँगी। और ये
इसमें डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अब आपके आइसोमरिज्म अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कैन बी देयर, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होगा, अगर लॉन्ग चेन होगी जैसे ब्यूटाइलिन है तो आपने इसका देखना है, हमने काफ़ी ये डिटेल में किए हैं आइसोमरिज्म स्ट्रक्चर, तो इसमें आप कर सकते हो। पोजीशन आइसोमर्स भी इसमें प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आपने जो है वो पोजीशन ऑफ बॉन्ड डबल बॉन्ड का आपने करना है, ठीक है। तो ये अगला आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, हमने सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म किया था बेटा। सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म में आपको जो है एटलीस्ट जो है रिक्वायरमेंट क्या है, डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। नंबर 2 आपके पास जो है 2 एटम्स अराउंड द डबल बॉन्ड जो है एटलीस्ट जो है वो, या ग्रुप ऑफ एटम जो है डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये हमने सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो एक तो आपके पास जो इनका सिस आइसोमर्स में जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है, और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट जो है लगभग ज़ीरो होता है। उसके बाद सिस आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है देन दैट ऑफ ट्रांस आइसोमर। इसका रीज़न क्या है, सिस आइसोमर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको पूछा जा सकता है। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस। तो हम बोलेंगे कि सिस आइसोमर जो है, ये सिस है बेटा, ये सिस फॉर्म है, और ये आपकी ट्रांस है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अब दोबारा से बता रही हूँ, ये ट्रांस है, ये ट्रांसफॉर्म है इसकी, ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो सिस में क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट ऑफ इधर को जो है डाइपोल मोमेंट थोड़ा ज़्यादा है, इसका जो डाइपोल मोमेंट जो है ज़ीरो है, तो मतलब पोलैरिटी इसमें जो है पोलैरिटी है, और इसमें जो है पोलैरिटी नहीं है, नो पोलैरिटी। तो पोलैरिटी के कारण डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है इसमें ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल में, जो अदर मॉलिक्यूल होगा उनमें इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगी, दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ इन केस ऑफ ट्रांस आइसोमर्स। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, नॉट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सिस का जो है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस। रीज़न जो है मैंने बता दिया। नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आपका सिस आइसोमर्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस। द रीज़न बीइंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मॉलिक्यूल को आपस में उनकी क्या पैकिंग। तो पैकिंग में आपको, क्योंकि ये जो ट्रांस आइसोमर है ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो they might be packed very closely with each others rather than that of your cis isomers, तो in the crystal lattice, so that is why melting point of your trans isomer जो है वो ज़्यादा है as compared to cis isomers। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटा। उसके बाद आपके पास है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ, ये कोई नहीं पूछेगा पर फिर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सिस आइसोमर जो है वो ज़्यादा है। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल है देन दैट ऑफ सिस आइसोमर्स, ठीक है। आगे बेटा आपके पास ई एंड जेड सिस्टम भी है, फिर ई एंड जेड सिस्टम में जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगी, ठीक है, बिकॉज हमारे पास जो है वो हमने वही करना है जो सिलेबस में, उतना भी कर लोगे तुम तो बहुत ज़्यादा है। आगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स बेटा हमने करी हुई है कि आपके पास जो है वो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप, हमने ये मैंने पीछे करी थी जिसमें हमने हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ी थी, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। उसके बाद बाकी जितने कम होंगे, नॉट मिथाइल, एल्काइल ग्रुप, फिर जैसे कम होते जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ मिथाइल लिखा, इसकी जगह आप और आर भी कर सकते हो, आर इन जनरल हो जाता है, आर है ना, तो अगले में मैंने आर ही लिख रही हूँ, इसमें कम हो गया तो ये क्यों, क्या रीज़न है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है ना। इसमें आपके पास देखो अब आर है, ये ट्रांस में, इसमें सिस और ट्रांस की बात आ गई, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सिस का जो है वो जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी अपना जो जो ट्रांस है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिस, ठीक है। अब सिस में जो है आपके पास चाहे आपके सिस ऐसे हों, एक ही कार्बन के सराउंडिंग हो, चाहे आपके पास जो है वो 2 कार्बन के सराउंडिंग हो, वो एक ही बात है, ठीक है, ये सिस ही काउंट होता है। तो इनकी दोनों की जो स्टेबिलिटी जो है एक जैसी होगी। उसके बाद जिसके पास कम नंबर ऑफ होगी अल्काइल होगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन उसमें उतना ही कम होगा, वो सबसे ज़्यादा सबसे कम स्टेबल। और जो आपकी एल्कीन है जिसके अराउंड हाइड्रोजन ही है इथीन में, वो सबसे लेस स्टेबल होगा। तो ये हमने डिटेल में बेटा उस दिन पढ़ाया था मैंने, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट आपको बताया था, तो इसलिए उसको जो है वो आपने करना है, राइट।
उसके बाद आपके पास है प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। क्या है? प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन हमने प्रिपेयर करनी है, तो नंबर 1 हम प्रिपेयर करेंगे इसको फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हमने किया है बेटा। एल्काइल हैलाइड को जब हम एल्कोहल KOH एल्कोहलिक से करते हैं तो एल्कीन बनती है। ये रिएक्शन हमने रिएक्शंस में किया हुआ है, पर इवन देन मैं आपको एक एग्जांपल देके दे देती हूँ। मिथाइल जिस जब भी आपके पास इथाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड को हम KOH एल्कोहलिक के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो कौन सा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है होता है और उसमें एल्कीन बनती है। और ये हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में इसका एग्जांपल दिया था। सब्स्टिट्यूशन अगर करना हो तो यहाँ पे अल्कोहल की जगह क्या होगा? एक्वस होगा, तो आपके पास जो है वो OH लग जाएगा, तो अल्कोहल बन जाएगी। उसके बाद आपके पास सेकंड है। अब ये रिएक्शंस है बेटा, इनको थोड़ा सा आपने प्रैक्टिस करनी है, इनकी नहीं तो नहीं रहते याद ये। तो ये आपके पास बेटा हमने नज़र बनाना है। अगर हम जो है वो विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है कि जब आप जब जो ये जो आपकी क्या नाम है, इनको हेलोजन्स हैं या कोई भी चीज़ है, क्योंकि विसिनल हैलाइड्स हैं तो इनको डाई हैलाइड्स हैं, तो मतलब दोनों अलग अलग उस पर लगे हैं। और अगर एक ही कार्बन पे लगे हों दोनों, तो उनको हम जेमिनल डाई हैलाइड बोलते हैं। शायद हमने पढ़ा हुआ है ये। तो ये इसमें जो है वो जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारे पास एल्कीन बनती है और जिंक ब्रोमाइड बन जाता है। ठीक है, हीट करेंगे हम जिंक के साथ इसको इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल। तो ये रिएक्शन है आपके पास। अगला आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपसे पेपर में पूछा जाता है बेटा, वो है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से हमें एल्कीन बनानी है। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन से बनानी है फ्रॉम एल्काइंस। तो इसमें हमारे पास जो है वो हम दो तरह से इसको बना सकते हैं। एक हमारे पास है लिंडलर कैटलिस्ट। आपको लिंडलर कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है? आपका पैलाडाइज्ड चारकोल जिसको हम बोलेंगे, मतलब जो चारकोल्स है उसके ऊपर पैलेडिनम लगा होगा, तो पैलेडिनम और यहाँ पे ये हो गया पैलाडाइज्ड। पैलाडाइज्ड चारकोल्स, ठीक है। और इसकी हम रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम इसमें क्या कर, इसमें क्या होगा R और यहाँ पे H ऐड हो जाएगी, डबल बॉन्ड रह जाएगा H और ये R। तो इस तरह से हमारे पास एल्कीन बनती है। और अगर हम इसको जो है वो इसके सिवाय हम इसको भी कर सकते हैं, Na लिक्विड अमोनिया। इस कॉम्बिनेशन को याद रखना बेटा, ये La सोडियम लिक्विड अमोनिया का जो कॉम्बिनेशन है, ये विर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको, विर्च विर्च रिडक्शन। और इस कैटलिस्ट को जो है लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं। इस जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे सी एसिटिलीन ले लिया हमने। सारी रिएक्शन कंडीशन जो है ऊपर वाली कोई दोनों में से कोई ले ली, तो हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी? इथीन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इथीन। यहाँ पे मैंने एरो लगाया, इसका मतलब है आपने इन दोनों में से कोई एक लिखनी है। इसमें जो है एल्काइन में अगर हम पैलाडाइज्ड जो है वो प्लेटिनम जो है उसको अगर हम जो है वो क्या करते हैं, उसको जो है पैलेडियम को जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, अम, उसकी हम रिडक्शन करते हैं किसमें? हाइड्रोजन और प्लेडियम प्लेडियम बेरियम सल्फेट, और उसको पॉइजनड करते हैं विद सल्फर और क्विनोनिल, दोनों में से कोई एक। क्विनोलिन, दोनों में से कोई। इसकी एक्टिविटी को थोड़ा रोकते हैं, तो हमारे पास बेटा सिस फॉर्म बनती है। क्या बनती है? सिस फॉर्म। ये ठीक है। और अगर हम इसमें जो है वो लिक्विड अमोनिया सोडियम लिक्विड अमोनिया का कॉम्बिनेशन लेते हैं विर्च रिएक्शन के, तो हमारे पास जो है वो बनती है ट्रांसफॉर्म ट्रांस आइसोमर बनता है। ठीक है, ये। अब आपके पास जो है वो अगला है आपके पास एल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन है एल्कोहल से। एल्कोहल मतलब CH3CH2OH। मिथाइल अल्कोहल आप नहीं ले सकते, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में जो है वो एक ही कार्बन है, तो एल्कीन के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। तो उसकी हम करेंगे बेटा उसमें से वाटर निकालेंगे, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। डिहाइड्रेटिंग आपका जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है। और इसके सिवाय आपके पास जो है फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो आप, दोनों में से कोई। और H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। और टेम्परेचर कंडीशन का ध्यान रखना है, टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पे मोर देन 443 होनी चाहिए। लेस देन होगी तो आपके पास जो है वो इथर बनता है, तो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे उसकी। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O, ये बन गया बेटा। यहाँ से क्या होगा, इसको मैं देखो खोल के बताती हूँ आपको, इसको मैं खोल के बता रही हूँ।
यहाँ पे ये है, एच है, एच है, तो ये यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो बन जाएगी आपके पास डबल, ये जो गया ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ चला गया, तो आपके पास जो है वो एल्कीन बन जाएगी। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिएक्शन फिलअप्स में पूछे जा सकते हैं, बट +1 में आपको जो है वो और बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछने वाली हैं, तो हो सकता नाम भी पूछें। तो ये आ गया बेटा। उसके बाद हमारे पास है लेबोरेटरी प्रेपरेशंस को आप यू कैन लीव इट। एंड फिफ्थ है आपके पास बाई इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस हमने पीछे कॉब्स रिएक्शंस पढ़ा, कॉब्स रिएक्शन वहाँ पे हमने पोटाशियम एसीटेट किया था। अब यहाँ पे हमने जो है वो कॉब्स रिएक्शन ही करना है, बट पोटाशियम एसीटेट नहीं लेंगे, लेंगे एसिड ही, पर हमें क्योंकि 2 कार्बन चाहिए तो हमने थोड़ा सा अलग चाहिए पोटाशियम, है ना। तो पोटाशियम सॉल्ट लेंगे हम, और क्या सॉल्ट लेंगे, ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो। तो इस तरह से हम क्या होता है उसका नाम, वो हम मैं अभी बताती हूँ आपको, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पोटाशियम का जो डाई सॉल्ट है वो आपके इसका होगा, ये इसका नाम है, अगर यहाँ पे एच लगा दूँ पोटाशियम की जगह तो सक्सिनिक एसिड, पर ये क्योंकि हमने जो है पोटाशियम लगाया है, सॉल्ट बना दिया है, तो ये पोटाशियम सक्सीनेट हो जाता है, सक्सीनेट, सक्सीनेट, ओके। इसकी करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, बिल्कुल सेम रिएक्शंस वही सब कुछ हो जाएगा जैसा हमने किया था। और क्या होगा आपके पास, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की क्रिएशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। अब इसका अगर आप वो देखें कि कैसे हुआ ऐसा, तो देखो इलेक्ट्रोलिसिस दिखाएंगे हम, पोटाशियम के की इलेक्ट्रोलिसिस की क्या हो जाएगा, पोटाश आपके पास सक्सीनेट आयन बन जाएंगे, सक्सीनेट आयन्स, और बन जाएगा पोटाशियम, है ना, 2 पोटाशियम आ गए। अब ये जो सक्सीनेट आयन है, ये क्या है आपके पास, ये एनोइन है, तो ये कहाँ जाएगा, एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एट एनोड, एनोड पे CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, है ना। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन को खो देगा तो बन जाएगा COO CH2OO, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, तो इस ये जो है अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल है, तो ये जो है वो आपके पास क्या बना देगा, ये मैं यहीं लिखती हूँ इसको, तो ये इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड लूज हो जाएगी, तो ये बना देगा ये CH2COO, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्रिएट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाएगी, राइट। फिर ऐड कैथोड जो है, कैथोड पे, ऐड कैथोड पे कौन जाएगी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H पॉजिटिव, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, वहाँ क्या होती है, रिडक्शन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो अगर आप देखो तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकला, एक बना इथीन, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनी हाइड्रोजन, और एक बना KOH। KOH कहाँ रह गया, देखो K ये है, ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में है, और OH कहाँ है, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस भी होगी, मैं यहाँ पे वाटर की भी दिखा देती हूँ, O यहाँ पे नहीं दिखाई हुई आपकी बुक में, H पॉजिटिव प्लस OH। टोटल आयन इन इलेक्ट्रिक टैंक जो है कौन कौन है, एक ये 4 हैं, ये तो ठीक है, ये इसने बना दिया एल्कीन, इथीन बना दिया। हाइड्रोजन की रिडक्शन हो गई, बताया था मैंने क्या क्या क्यों हाइड्रोजन की रिडक्शन होती है पोटाशियम की कंपैरेटिवली, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हायर है, तो इसकी रिडक्शन पहले होगी, है ना, तो इसलिए। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ पे, तो मतलब फिर आपके पास बचा क्या टैंक में, KOH। तो आपके मेन सोल्यूशन में देखो, मैंने जो रिएक्शन लिखा था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, KOH, हाइड्रोजन एंड एल्कीन, तो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो आप इसका डिटेल में भी कर सकते हो, या आप जो है वो ऐसे भी उसमें भी कर सकते हो। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में फिजिकल स्टेट्स ऑफ एंड स्मेल, तो जो आपके 3 मेंबर्स हैं एल्कीन्स के, गैसेज होते हैं और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, 5 से 18 तक जो है वो लिक्विड होते हैं, और उसके बाद जो है वो सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है हमने अभी बात की, सिस एंड ट्रांस की बात होगी इसमें। अदरवाइज जो है एल्कीन्स का, जो एल्कीन का अगर हम नॉर्मल एल्केन से बात करें, तो एल्कीन का मतलब जैसे हमारे पास जो है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एल्कीन और सेम नंबर ऑफ कार्बन ऑफ एल्केन्स, इनकी अगर हम बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस एल्कीन का हायर होता है, क्योंकि पोलैरिटी इन बॉन्ड जो है इसमें ज़्यादा होती है। तो पोलैरिटी इन बॉन्ड होगी तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो मतलब डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होगी एज कम्पेयर टू द सिंगल सिंगल बॉन्ड। दूसरा, सिस एंड ट्रांस में जो है हमने पीछे पढ़ा, सिस सिस का जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो
कम है एज कम्पेयर टू ट्रांस, जो मैंने बताया था सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ, दे आर सिमेट्रिकली प्रेजेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ट्रांस आइसोमर्स, दे आर मोर सिमेट्रिकल एंड दे आर पैक्ड क्वाइट टाइटली इन द क्रिस्टल लैटिस एज कम्पेयर टू द सिस फॉर्म, तो इसलिए इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की भी बात हमने करी, बॉइलिंग पॉइंट उल्टा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर जो है वो हायर है देन दैट ऑफ ट्रांस, वो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में आएगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। उसके बाद डाइपोल मोमेंट आपको हमने बात करी थी, डाइपोल मोमेंट जो है सिस, क्योंकि इसमें क्रॉस जो है कैंसिल हो जाता है ना, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस आइसोमर जो है वो हमेशा जो है होता है, और ट्रांस में जो है वो नहीं होता, क्योंकि उसमें कैंसिल हो जाता है, क्योंकि दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू 0, और इसका डाइपोल मोमेंट जो है कुछ होता है, कोई वैल्यू मोर देन 0 कर देते हैं, मोर देन 0 वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये ऑलवेज आपने याद रखना है बेटा। उसके बाद आगे सॉलिबिलिटी, तो दे आर टोटली इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू नॉन पोलर, पोलैरिटी है बट वेरी स्मॉल पोलैरिटी है, बहुत ही लेस पोलैरिटी है, तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, उसके बाद हमारे पास बेटा केमिकल बॉन्ड आ गया, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन मतलब कैसे इरेक्ट करती हैं एल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आपने ये पढ़ना है बेटा, जो जो आपको डाउट होगा वो आप मेरे से पूछ सकते हो। इथीन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन, क्योंकि इथीन में आपके पास देखो डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आपके पास अटैकिंग रेजेंट है ए और बी, और ए और बी में जो है अटैकिंग रेजेंट जो है आपके पास क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा और दूसरा जो है वो नेगेटिव पार्ट होगा। तो जो पॉजिटिव पार्ट है कौन पहले अटैक करता है, तो ऑलवेज रिमेंबर डबल, पहले भी मैंने बताया है कि डबल बॉन्ड में नहीं बताया है शायद, अच्छा मैं ढंग से बताती हूँ फिर, तो ये +2 को बताया होगा। तो इसमें जो है बेटा क्या है कि इसमें हमने हाँ पढ़ा तो है हमने, इसमें कौन सा इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रोमेरिक ई इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसमें। और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमेशा ऑन डिमांड ऑफ जो अटैकिंग रेजेंट है, ये अटैकिंग रेजेंट है आपका, अटैकिंग रेजेंट है, ऑन डिमांड ऑफ जो है अटैकिंग रेजेंट की डिमांड पे जो है ये इसमें पोलराइजेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर को मूव करा, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है इसमें, ये जो आपका एल्कीन्स हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। कौन सी देती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है कि इस पे जो है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले, तो आपके पास पहले ए अटैक करेगा। ठीक है, तो ये स्लो स्टेप कर लेते हैं हम, स्लो स्टेप, तो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे। इलेक्ट्रोफाइल हमने ये बना दिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बताया था मैंने आपको ना, इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन को लविंग स्पीसीज हो, तो यहाँ पे ये आ गया, ये बाकी इसको ऐसे हाइड्रोजन की बजाय सीधा ऐसे लिख दो, तो ये आ गया। ठीक है, और रेस्ट पार्ट जो है बी नेगेटिव पार्ट जो है वो फिर इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा, सॉरी वेरी सॉरी, इसके ऊपर अटैक करेगा। आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपके पास सी, तो यहाँ ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये बी यहाँ लग जाएगा और ये ए यहाँ, है ना, तो इस तरह से बन जाएगा ये। तो ये इसमें इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, ये करता है कौन, एल्कीन्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो जो अटैकिंग रिजेंट है उसके पास पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट भी है, बट स्लो स्टेप में किसने अटैक किया, तो स्लो स्टेप में किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इसलिए इसको जो है वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इस पे जो जो बी ने अटैक किया, जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो फास्ट स्टेप पे। तो ऑलवेज रिमेंबर केमिकल रिएक्शंस में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है। ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 यूनिट्स हैं,
हॉजरीज़ हैं, 3 यूनिट्स, हॉजरी के 3 यूनिट्स हैं। हॉजरी समझते हो? स्वेटरें बनाने की। विंटर्स हैं तो मैं स्वेटरें बनाने की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो उसमें क्या होगा, अब 3 एक ये एक यूनिट है, एक दूसरी यूनिट है, एक तीसरी यूनिट है। समझने के लिए, एक पेपर में एग्ज़ाम्पल देने के लिए नहीं है। तो ये हॉजरी की यूनिट है। इसको जो है इन सभी जो हॉजरी की जो सभी यूनिट्स हैं, इन सबको हज़ार-हज़ार स्वेटर्स बनानी है। क्या करना है, इसको भी 1000 स्वेटर का कंसाइनमेंट आया, इसको भी 1000 का आया, इसको भी 1000 का आया, ठीक है? इसने जो है अपनी 1000 और इनको बोला कि विदिन वीक जो है आपने ये देनी है, ठीक है? इस वाली थर्ड यूनिट ने जो 2 दिन में 2 डेज़ में अपना कंसाइनमेंट जो है कंप्लीट कर दी। इसने जो है वो 4 दिन में कंप्लीट करी और इसने जो है वो पूरे 6 दिन लगा दिए, 6 डेज़ में कंप्लीट की, 6 डेज़ में, है ना? तो इनको जो है वो 3000 स्वेटर्स देनी है और कितनी देनी है? 7 दिनों में देनी है, 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। तो 3 ने देनी कितनी है? 3000। जो थर्ड यूनिट है उसने तो कंप्लीट कर दिया 2 दिन में, इसने सेकंड वाले ने कर दिया 4 दिन में और जो थर्ड वाला है उसने 6 दिन लगाए। तो आपकी जो 3000 स्वेटर्स हैं वो कब पूरी होंगी? जब कब कितने दिनों में पूरी होंगी? हुई तो पूरी 6 दिनों में। चाहे पहली वाली ने तीसरी वाले ने चाहे 2 दिन में बना दी, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि इसने तो 6 दिन लगा दिए ना, तो इनकी जो कंसाइनमेंट ऑर्डर जो है वो देना है किसी को, दूसरी कंपनीज़ को, मतलब जो बायरर्स हैं, जो भी दुकानदार हैं, तो वो 6 दिन लग गए। तो मतलब इनकी जो पूरी आपकी पूरी हौज़री की जो प्रोग्रेस है, वो किसने डिसाइड करी कि कितने दिनों में, मतलब इसने 3000 स्वेटर कितने दिनों में कंप्लीट करी? 6-7 दिनों में, मतलब 6 दिनों में ही कंप्लीट करी। तो इनका एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, वो किसने डिसाइड की? आपके फर्स्ट वाले ने, जिसने 6 दिन लगा दिए। इसलिए केमिकल रिएक्शन में भी जब तक आपका स्लोएस्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट नहीं होता, रिएक्शन रेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए रिएक्शन रेट जो है वो कौन डिटरमिन करता है कि मतलब घंटे में रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि 2 में हुआ, वो कौन डिसाइड करेगा? जो स्लो वाला जब कंप्लीट होगा। और स्लो वाले ने अगर 2 घंटे लिए तो फास्ट वाला चाहे 1 घंटे में भी हो गया, तो टोटल जो है वो कितना हुआ? 2 ही घंटे लगेंगे उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ये आपके पास, क्योंकि स्लो स्टेप में जो है वो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, तो इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन रिएक्शंस जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें एडिशन होती है, ठीक है? तो ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास बेटा हमारे पास, अब इसके हम कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस के। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस में सबसे पहले आपके पास आ गया, नंबर 1 आ गया एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्या आ गया? एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजेंस। एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, एल्कीन, हमने एल्केन में किया है ये वाला जो रिएक्शन है, जब एल्केन बनानी थी एल्कीन से, है ना, तो उसमें एडिशन करी तो क्या हो जाएगा? CH3 ऐड कर दो हाइड्रोजन्स अराउंड द डबल बॉन्ड, तो आपके पास एडिशन जो है हो जाएगी, राइट। उसके बाद आपके पास है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको हाइड्रो हेलोजनेशन भी बोलते हैं। एडिशन ऑफ योर हेलोजन एसिड, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड्स कौन होते हैं? HCl, HBr, HI वगैरह, है ना, हेलोजन एसिड। और इसको हाइड्रोजन हेलोजनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें आपके पास क्या है? सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो HI की है, उससे कम HBr की है, और सबसे कम जो है वो HCl की है, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम देखें। और इनमें क्या होता है डबल बॉन्ड में के सराउंड आपके पास HCl, मतलब HX ले लेंगे हेलोजन एसिड, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कौन करेगा पहले अटैक? आपका पॉजिटिव वाला, जिसके ऊपर पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन करेगी। पर इन रिएक्शन मैकेनिज्म में हम शो करेंगे ऐसे, हम सीधा लिख देंगे कि ये हुआ, ठीक है। तो ये था। अब बेटा आपके पास अगर हेलोजन जो है वो सिमेट्रिकल है, नॉट हेलोजन, एल्कीन आपकी सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्कीन किन को बोलते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड के सराउंडिंग अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं तो वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होती हैं। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में तो कोई चक्कर नहीं है, आपने एक एक हाइड्रोजन कहीं भी डाल दीजिए, एच कहीं डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, Cl कहीं डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक ही चीज़ आनी है, दोनों में क्या बनेगा? क्लोरो या हेलो इथेन, है ना। दूसरा आपके पास एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ,
HBr का। तो HBr में भी क्या है, सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी H लगा दीजिए। ऊपर वाले में Cl मैंने इधर लगाया, इस वाले में Br इधर लगा देती हूँ, ठीक है, ऐसे। तो ये हाइड्रोजन ऐसे है इधर, तो ये इस तरह से हो गया। बट when it comes to when it comes to the addition of unsymmetrical alkenes, unsymmetrical alkenes में, और वो भी आपके पास जो है वो क्या नाम लेते हैं उसको, अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली मैंने। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कौन सी होती हैं, जिनके डबल बॉन्ड के सराउंडिंग जो है वो नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होती हैं। तो जैसे HBr का एग्जांपल लेते हो, फिर बताऊंगी किस में होता है किस में नहीं होता है, राइट। तो इसमें क्या होगा बेटा, आपके पास जब डबल बॉन्ड के सराउंडिंग हम करते हैं तो आपके पास क्या है, ये हाइड्रोजन जो है इधर लगा दो, ये हाइड्रोजन इधर लगा दो, तब हमारे पास प्रोडक्ट बना CH3CH2CH2Br। क्या बना आपके पास, CH2Br। और अगर आपके पास उल्टा लगा देती हूँ, Br को इधर लगा देती हूँ, जिसको मैं रेड से दिखाती हूँ आपको, उल्टा कर देती हूँ कि Br को मैं इधर लगा देती हूँ इधर में, और जो H को जो इधर लगा देती हूँ, तब हमारे पास बना C। एक मिनट, पहले वाले में क्या बनाया था मैंने, Br को लेके गई थी, तो इधर जो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे नहीं बनेगा, ये यहाँ लगना है Br, तो यहाँ लगा Br और इधर CH3 हुआ, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या हुआ, CH3CH2CH2Br, है ना। तो देखो जरा, ये आपके पास, इसको मैं मिटा के CH3, ये Br ये बनाया मैंने, है ना। तो एक बार तो बना ब्रोमोप्रोपेन, और इसमें बना ब्रोमोप्रोपेन, ये 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ये इसमें जो एडिशन होगी वो बेटा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होगी। किसमें होगी, मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब ये वाला जो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है, ये मेजर है, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये माइनर है, ये बहुत ही कम बनेगा। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है, मार्कोनिकॉफ लॉ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पेपर में एज इट इज़ जो है, यू कैन बी आस्क्ड इन पेपर। तो मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये आपको जो है वो फिलिप्स भी आ सकता है, मार्कोनिकॉफ रूल जो है सीधा भी आ सकता है, मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल भी बोलते हैं, ठीक है। रूल, ये मार्कोनिकॉफ रूल क्या है कि जब हम एडिशन करते हैं हेलोजन्स की अक्रॉस अनसिमेट्रिकल मल्टीपल बॉन्ड, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, एंड हाइड्रोजन एटम गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, तो इसमें HBr है, HBr जो है नेगेटिव चार्ज है, H जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल लग गया, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट कौन बना, जो मैंने ऊपर रिएक्शन दिया था, Br यहाँ लग जाएगा और CH3 यहाँ लग जाएगा। और माइनर कौन बनेगा माइनर पे बहुत कम, तो आपके पास CH2CH2Br। तो ये है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या है, क्या बोला मैंने कि जो आपके पास व्हेन ड्यूरिंग द एडिशन अक्रॉस द अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड, मतलब कि अनसिमेट्रिकल मतलब देखो, एक डबल बॉन्ड के इधर जो है 2 कार्बन है, इधर जो है एक ही कार्बन है, इनको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। इनके अक्रॉस अगर हमने डबल बॉन्ड में एडिशन करनी है तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है ना। तो ये है आपके पास मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो आपके पास उसमें इसका उल्टा भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी है। क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो सिर्फ HBr शो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल तो कोई भी, HBr की जगह HCl लिख दो तब भी वो इसी तरह से आंसर होगा, HI लिख दो तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। बट
अगर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करना है तो एंटी मार्कोनिक, कई बार मार्कोनिकॉफ पूछा जाता है, कई बार एंटी मार्कोनिकॉफ पूछा जाता है, पर एंटी मार्कोनिकॉफ जो है वो HBr के लिए ही लागू होता है। पर एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं अपनी मर्जी से ही हो जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको हमेशा वहाँ पे ये लिखा जाएगा कि ये है, अगर ये लिखा है रिएक्शन कंडीशन तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, या ऐसे लिखा होगा, या आपको ऐसे लिखा होगा बेंजोइल पेरोक्साइड, तो सॉरी C6H5 COOO COC6H5 ये है, इसको हम बेंजोइल पेरोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड अगर लिखा होगा तो इसका मतलब वो एंटी मार्कोनिकॉफ जाएगा। एंटी मार्कोनिकॉफ मतलब क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या लिखना है आपने कि ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड द, अब उल्टा बोल देना है क्या, positive part goes to that carbon which contain less number of hydrogen and negative part goes to that carbon which contains more number of hydrogens। ठीक है, तो उल्टा बन जाएगा मतलब, तो ये बन जाएगा CH2CH2Br, ये है एंटी मार्कोन। बट अगर सपोज आपके पास जो है वो ऐसे लिखा होगा CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HCl है या HI है ना, और आपको यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ लिखा होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ ये दिया होगा, या सिंपली यहाँ पे लिखा कि एंटी मार्कोनिकॉफ करो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आपको यहाँ लिखा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करो, तो आपने क्योंकि इनके लिए ये जो पेरोक्साइड है ये इफेक्ट नहीं करता है, तो इनमें जो है एडिशन वैसे ही होगी जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में हुई थी कि Cl यहाँ लगेगा और CH3 यहाँ लगेगा। अनदर थिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को जो है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब यहाँ पे हमेशा कॉवनिकॉफ ही लिखा है, बट हमारे टाइम जो एंटी मार्कोनिकॉफ भी होता था, तो मेरे मुंह में वही चल रहा है। तो आपने ये इस चीज़ का बेटा ध्यान रखना है। और जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेरोक्साइड, पेरोक्साइड भी बोलेंगे, और पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये हो रहा है, पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसको जो है वो खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो कई बार जो है ऐसे पूछा जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन खराश इफेक्ट। तो खराश इफेक्ट जब आपको नोट आता है तो पहले डेफिनेशन देनी है और उसके बाद आपने उसको एग्जाम्पल से समझाना है। बट अगर आपको फिलअप्स ही आता है तो आपको सीधा करना है और वहाँ लिख देना है कि ये रूल है। तो दिस इज़ आपका ये है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम करेंगे बेटा नेक्स्ट, फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस, जैसे एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड, क्योंकि ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन ही शो करता है, फिर ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो इनको हम जो है वो नेक्स्ट, अच्छा एडिशन को कंप्लीट ही कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर करते हैं अब CH2 थर्ड रिएक्शन आ जाएगा एडिशन ऑफ वाटर, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन को। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर में डबल बॉन्ड CH2, बट वाटर की जो एडिशन होती है वो नॉर्मली नहीं होती है, इसके लिए आपको कोई एसिड लेना पड़ता है, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 कोई एनी मिनरल एसिड जो है वो लेना पड़ता है। तो H2SO4 जनरली हम लेते हैं, तो इसमें भी CH2CH2OH हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आपने वाटर की भी एडिशन जो है वो कैसे करनी है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में होनी है, तो वो भी बेटा आपका जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। मतलब जो OH है वो जाएगा, नेगेटिव पार्ट है ना OH, तो कहाँ जाएगा? लेस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, और हाइड्रोजन जो है कहाँ जाएगी? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के। तो हाइड्रेशन जो है वो भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। ओके, अगला आपके पास है एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड, हेलोस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोस एसिड। तो इसमें डबल बॉन्ड CH2 के अक्रॉस करना है। हाइपोहेलोस ये होता है HOCl, ये है हाइपोक्लोरस एसिड। हेलोस इसलिए बोला, हाइपस ब्रोमोस एसिड भी हो सकता है, हाइपस आइडोस एसिड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हाइपोहेलोस एसिड, अगर आपको ये ऐसे कैसे बनता है हाइपोक्लोरीन और वाटर के साथ, या तो आपको ऐसे दिया होगा या आपको जो है वो HOCl ये दिया होगा, है ना, दोनों में से कोई भी। तो इसमें बनेगा आपके पास क्या, ये OH एंड Cl, तो OH एंड CH2Cl, तो ये है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन।
ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन में जो है वहाँ पे HO Br हो जाएगा, H2O Br2 हो जाएगा, सेम। ओके, अब अनसिमेट्रिकल में जाएंगे तो अनसिमेट्रिकल में भी आपके पास क्या होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल ही होगा। मार्कोनिकॉफ रूल मतलब कि इसमें आपको ये पहचानना है कि कौन सा जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, कौन सा जो है वो नेगेटिव पार्ट है। तो आपके पास OH जो है इसमें नेगेटिव पार्ट है, Cl जो है पॉजिटिव पार्ट है। तो आपको क्या करना है, CH3 CHOH एंड CH2Cl, ये बनेगा आपके पास, ठीक है। और इसका नाम है प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रीन। क्या नाम है इसका? प्रोपाइलिन प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, प्रोपाइलिन क्लोरोहाइड्रीन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन का लास्ट रिएक्शन है आई थिंक, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखना है अपने HOSO3H, ठीक है। तो इसमें बनेगा आपके पास, एक में चला जाएगा OH, एक में चला जाएगा SO3H, ऐसे जाता है ये। तो एक में सॉरी H जाएगा और एक में SHO O मतलब ऐसे जाएगा, रुको, एक में ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड H पॉजिटिव देता है ना ये, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है फटाफट बोलने में। तो CH3 आ जाएगा एक, और दूसरा क्या हो जाएगा CH3CH2 ये ना, और इसमें OSO3H, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2SO4H, पर ऐसे ना लिख के ऐसे, क्योंकि ये बॉन्ड O के साथ लगता है तो इसको हम इसको प्रेफर करते हैं लिखने में। तो ये बन जाएगा। अब इसमें भी अगर आपने एडिशन करनी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन में, अनसिमेट्रिकल मतलब ये, तो यहाँ HOSO3 H2SO4 को ऐसे लिखते हैं, ये H2SO4 है बेसिकली, H2SO4, ठीक है। इसमें आपके पास जो है वो जो अनसिमेट्रिकल में जो एडिशन होगी वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर मार्कोनिकॉफ रूल होगी। कैसे? CH3CH नेगेटिव पार्ट जो है वो ये यहाँ आ जाएगा सारा, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो कहाँ चला जाएगा, CH3 यहाँ चला जाएगा। तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। बहुत सारा पढ़ने को हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट हम करेंगे फिर एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। तब तक के लिए होपफुली आपको ये समझ आया होगा। समझ आया होगा तो अच्छे से पढ़ना बेटा, कोई क्वेरी होगी तो पूछना। और ओके देन।